Hello students, good morning. Welcome to our channel Advanced History. आज हम इंडिया की मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था करेंगे। इससे पहले भी मैं अपनी वीडियो में मुद्राएं और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी वीडियो बनवा चुकी हूँ जो मुगलकालीन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ामिनर हु इज़ टेकिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ओके, तो मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था करेंगे आज हम, जो जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो, और हर बार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं मुगलकालीन भू राजस्व व्यवस्था। जो धनी किसानों को उत्तर में, जो धनी किसान थे उस वक्त के मुगल काल के, उनको उत्तर में खुदकाश्त कहा जाता था, जिनके पास उनकी स्वयं की भूमि थी। और राजस्थान में घरहूल कहा जाता था उनको। महाराष्ट्र में मिरासदार कहा जाता था। और जो गरीब किसान थे उत्तर में रियाया कहा जाता था। राजस्थान में पालती कहा जाता था उनको, और महाराष्ट्र में कुनबी कहा जाता था। और ये भू राजस्व व्यवस्था पूरे उत्पादन मतलब 100% का 1/2 आधा भाग, 1/3 और 3/4 भाग पर आधारित थी। जो उसमें वो थे, एक मिनट, भूमि को सामंतों और परगनों में विभाजित किया जाता था, और उन परगनों के द्वारा ये भू राजस्व इकट्ठा किया जाता था। ओके, तो पाही काश्त कौन थे? जिनके पास हल और खुद के बैल होते थे। ये दूसरे गांव में अस्थायी रूप से जाकर खेती करते थे। ओके, मुजारिन कौन थे? इनाम की भूमि पर ये खेती करते थे, जो इनाम की भूमि जिन जागीरदारों को दी जाती थी। ऐसे कृषक जिनके पास इतनी कम भूमि होती थी कि वे अपने परिवार का जीवन यापन चला सकें, फलस्वरूप खुदा खाश्त की ज़मीन को किराए पर लेकर उस पर खेती करते थे, जो इनाम की भूमि थी, यानी मुजारिन। कृषि भूमि को जागीरों में बांट दिया जाता था, जो भी कृषि की भूमि होती। प्रारंभ में भूमि या पैदावार की जांच पड़ताल के बिना ही पुराने हिसाब से राजस्व वसूल किया जाता था। ओके, तो परगनों के जो अधिकारी थे, अकबर के काल में भूमि प्रबंध में जो सुधार हुआ उसे टोडरमल व दहसाला प्रबंध हमने कहा है। यानी इतिहास ने उसको टोडरमल व दहसाला प्रबंध कहा है, क्योंकि टोडरमल उसका वित्त मंत्री था और राजस्व मंत्री भी इसे ही बनाया था उसने, और इसी ने भूमि के नाप और दहसाला प्रबंध का सुझाव दिया था अकबर को, और जिसके तहत अकबर ने अपने भूमि प्रबंध में सुधार किए। भूमि निरंतर खेती में 2 फसलें होती थी, उसे पोलज कहा जाता था। जिसमें मतलब कोई भूमि ऐसी जो 2 फसलें देती थी साल में, तो उसको पोलज कहा जाता था। पड़ोती भूमि 2-3 वर्ष लगातार खेती करने के बाद खाली छोड़ दी जाती थी, यानी पड़ोती कर दी जाती थी। चाचर भूमि उपजाऊ होने के लिए 3-4 वर्ष तक छोड़ दी जाती थी, जो चाचर थी। और बंजर भूमि कृषि के लिए 5 या 7 वर्षों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। उसके बाद उस पर कुछ अनुपयुक्त थी वैसे तो ये, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत कुछ इस पर काम किया जाता था। तो ये सब हैं भूमि के प्रकार हैं। भू राजस्व के लिए माल या वाजिब शब्द, फारसी भाषा में जो शब्द हैं वाजिब और माल, इन दोनों का मुगल काल में जिक्र किया गया है भूमि के लिए, भू राजस्व के लिए। और वसूली कौन करता था? इसकी वसूली 2 चरणों में होती थी, यानी जो राजस्व दिया जाता था उनकी वसूली करने के लिए 2 चरण थे, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। पहले तो भूमि का कर निर्धारण कर दिया जाता था और उसके बाद उसको वसूल किया जाता था इंसानों से। रबी खरीफ और फसलों के लिए, जो रबी और खरीफ की फसलें थी 2, किसानों से पट्टा, कौल और कौल करार पर जारी थी। ओके, भू राजस्व व्यवस्था था।
और अबुल फजल की आईन अकबरी के अनुसार फसल से राजस्व वसूल की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ थी। गल्ला बख्शी, फसल बांट दी जाती थी, खड़ी फसल ही बांट दी जाती थी जिसके द्वारा गल्ला बख्शी इस विधि से। और कनकूत थी दानाबंदी। दानाबंदी यानी बंद फसल, मतलब उसका भूसा अलग ना हो, और दानाबंदी यानी फसल, खड़ी फसल को ही इसमें बांट दिया जाता था। जब्ती क्या थी? भूमि को नाप कर जांचना, जब्ती। और जमीन, कनकूत क्या थी? जमीन के प्रति बीघा का उत्पादन होता था और कुल भूमि पर राजस्व मांग किया जाता था। कुल भूमि पर प्रति बीघा के हिसाब से, उत्पादन के हिसाब से। ओके। और अबुल फजल के अनुसार आईन अकबरी में जिक्र मिलता है कि 17 खरीफ रबी की फसल थी और 26 खरीफ की फसल थी। मैंने अपने कंटेंट में हर उस बात का जिक्र किया है जो आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला पॉइंट आता है इसका, जब्ती व्यवस्था क्या थी? जब्ती व्यवस्था में निर्धारित दस्तूर के कारण पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। जो दस्तूर के अनुसार अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, जो कह दिया उनको उसी के अनुसार वो अपना कर निर्धारण करते थे और उसी के अनुसार कर लेते थे जनता से। अकबर के समय राजस्व 1/3 था। करोड़ी राजस्व वसूली करता था और 1 करोड़ दाम एकत्रित करने के कारण इसको करोड़ी कहा गया है, इस अधिकारी को। आईना दहसाला में औसत 1/3 उत्पादन का हिस्सा था। उत्पादन, जितना उत्पादन हो उसका हिस्सा था। आईन अकबरी में भी इसका जिक्र मिला है। तो 1/2 ये कश्मीर से लेता था अकबर, जो कश्मीर में खेती करते थे लोग। 1580 में आईना दहसाला नामक नई व्यवस्था शुरू की टोडरमल ने। और कानून गो को इसने अकबर ने उसको नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। तनाब क्या थी? एक जूट की रस्सी के स्थान पर लोहे की कड़ी लगी बांस का उपयोग किया जाता था भूमि को मापने के लिए, तो जो तनाब नाम से जाने जाते थे मुगल काल इतिहास में। और दहसाला कहाँ कहाँ लागू थी? आगरा, लाहौर और गुजरात में ये लागू थी। जब्ती क्या थी? ये बहुत खर्चीली थी, क्योंकि भूमि का माप करने वाले दल को, जो भी उसका दल होता था भूमि का माप करता था, उसको भी हम पारिश्रमिक के रूप में प्रति बीघा 1 दाम की दर से जाबिताना हक देते थे। यानी जो अधिकारियों को भी जाबिताना देना पड़ता था। नस्क क्या थी? भू राजस्व के लिए निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली थी। जब नस्क। इजारा क्या थी? राजस्व ठेके की प्रथा थी। राजस्व की जो भूमि थी उसको ठेके पर दी जाती थी और गांवों को भी ठेके और इजारे पर दिया जाता था। यानी कुछ गांवों का समूह बना दिया जाता था और उसको ठेके पर दिया जाता था कि इसकी जो भी भूमि या जो भी उत्पादन होता है उसका ठेका आप सरकार को देंगे। ओके। और नेक्स्ट आते हैं हम औरंगजेब पर। औरंगजेब ने भू राजस्व के परिणाम के संबंध में घोषित किया था कि शरीयत के अनुसार कुल उत्पादन के आधे से ज़्यादा कर नहीं लेना है। और इसके 30वें वर्ष में, यानी जो अधिकारी इसने नियुक्त किए थे उसके 30 वर्ष हो जाने पर सारे अनुदानों को इसने आनुवंशिक बना दिया था। जो अनुदान बाद में ज़मीन खरीद सकते थे, बेच सकते थे और अपना मालिकाना हक जमा सकते थे। तारीख़ शेरशाही। शेरशाह ने घोषणा की कि रियायत की अनुमति
कर निर्धारण के समय दी जाती है। यानी कोई भी रियायत अगर किसान लेना चाहता है तो कर निर्धारण के समय उसको रियायत दी जाएगी और वसूली के समय वो रियायत नहीं दी जाएगी। या वसूली के समय तो वही कर वसूल करना है जो उस समय उसने निर्धारण किया था। तकावी, चौधरी और मुकद्दमों को दिया जाता था। तकावी ऋण जो चौधरी और मुकद्दम किसानों को देते थे। सुरयाल या मदद ए माश मिल्क की भूमि थी ये। अनुदानों की देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी सदर उस सुदूर कहलाता था उस मुगल काल में। सुरग्याल अनुदान केवल नियत दर पर उस व्यक्ति को कुल उत्पादन में से दिया जाता था जो 100 बीघा प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया था सदर उस सुदूर ने। ओके, इलाही कुछ इकाइयां हैं यह माप की जो मुगल काल में अपनाई जाती थी और इनमें है इलाही गज 41 उंगल या 33 इंच। नंबर 2 पर है सिकंदर गज 39 उंगल या 32 इंच। कोवाड था दक्षिण भारत में सूती व ऊनी वस्त्रों को मापने की इकाई। ओके, कैंडी क्या था? गोवा में प्रचलित तौलने की इकाई। बहार क्या था? अरब व्यापारियों द्वारा समुद्री तटों पर तौलने की इकाई। समुद्री तटों पर जो भी वो सामान तौलते थे बहार के द्वारा तौलते थे जो अरब व्यापारी थे भारत में। ओके, मदद ए माश एक बंजर भूमि को विकसित करने के लिए अपनाई गई ये व्यवस्था थी। मदद ए माश। शाहजहां ने नहर फैज और शाही नहर का निर्माण करवाया। वैसे जो मुगल काल की भूमि थी वो कुओं द्वारा सिंचाई की जाती थी। ओके, 16वीं शताब्दी में तंबाकू की खेती पुर्तगाली भारत लाए और 17वीं में जवार की खेती भारत लाए पुर्तगाली ही। 18वीं में मक्का लाए भारत में। महाराष्ट्र व पूर्वी राजस्थान में मक्का का उगाया जाता था 18वीं शताब्दी में। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।